हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं हमारी एथिक्स की सीरीज जैसा कि चली रही है। तो उसका गाइस जो फरवरी वाला हमारा कंटेंट रह गया था एथिक्स का, क्योंकि गाइस हमारे एग्ज़ाम का पार्ट है, जीएस फोर्थ का पार्ट है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट आर जीएस फोर। जो बच्चे भी मेंस की प्रिपरेशन में लग गए हैं, इवन मैं कहती हूँ जो लोग अभी प्रीलिम्स 2025 के बारे में सोच रहे हैं, 2025 वाले अटेम्प्ट के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी एथिक्स उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे दे ही रहे हैं, जिनके आने वाले डेज में एग्जाम होंगे, उनके लिए एथिक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको मैं बार बार रिपीटेडली कह रही हूँ, आपका ऑप्शनल एसे और जीएस फोर दैट इज एथिक्स, यही आपको अल्टीमेटली पहुंचाएंगे कहाँ पर? आपके टॉप रैंक्स पे। तो रैंक्स के लिए गाइस बी वेरी केयरफुल। तो आज हम सबसे पहले इस टॉपिक पे चलते हैं और इसमें हम बात करेंगे यूज ऑफ अनफेयर मींस चीटिंग इन पब्लिक एग्जामिनेशन। अभी आपने देखा, अभी हम मई में मंथ में रन कर रहे हैं, जून में हम रन कर रहे हैं, और 4 जून को ही नीट का रिजल्ट आया। और आपने देखा, तमाम चीजें आप सुन भी रहे हैं कि किस तरह से धांधलीबाजी हुई है ना, और बच्चों ने 40-40 लाख रुपए सबमिट कराए, एग्जाम अच्छा नहीं रहा। और उसके बाद इतनी रैंक्स आई, इस तरह से आई, 67 बच्चों का एक जैसा स्कोर और टॉप रैंकर्स बने। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठा देता है पब्लिक एग्जामिनेशन में कि इस तरह से जो तरीका अगर अपनाया जा रहा है, क्या वो सही है? तो पार्लियामेंट ने इसी बात पर एक एक्ट पास किया था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। अब ये एक्ट बेसिकली डील ही इसी बात से करता है कि कोई भी अनफेयर तरीका, कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट ना किया जाए जिसकी वजह से आप पब्लिक एग्जामिनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी एजेंसीज करा रही हैं, वो गलत तरीके से कराएं। अब देखो, जब भी हमारा कुछ ऐसा होता है कि भाई चीटिंग का कोई केस आता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? देखो, सबसे पहले तो हमारा स्टूडेंट ही है। उसका इंटरेस्ट क्या है? उसकी नॉलेज बढ़ेगी। वो कोई भी पेपर दे रहा है मान लो, तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसकी एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट होते हैं, उसकी स्किल्स बढ़ेगी और उसको लर्निंग का असेसमेंट मिलता है। लेकिन अगर चीटिंग हो जाएगी तो उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? उसका सारा लर्निंग प्रोसेस, अब जो बच्चा कितनी मेहनत से नीट का पेपर देकर आया होगा और उसको पूरा यकीन होगा कि इस बार वो टॉप रैंकर्स में होगा, उसका तो दिल ही टूट गया पूरी तरह से। मतलब उसका मन करेगा दोबारा से प्रिपरेशन करने का? वो तो कहेगा यार अब हो गया मेरा। फिर गिव सम स्टूडेंट अनफेयर एडवांटेज दिया आपने। अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड बाय सिंसियर वर्क आर डिमिनिश्ड। आपने कॉम्प्रोमाइज करा दिया, उनके फ्यूचर के साथ ही आप कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हो। सोचो कितना ज्यादा उन पे हालत उनकी खराब होगी। फिर ये कह रहा है गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटीज पे। अब गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसे ही यूथ को एम्प्लॉयमेंट देती है, क्वालिफाइड ऑफिशियल्स को अपॉइंट करती है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना ये इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का। लेकिन अगर चीटिंग हो जाए तो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट आपको अल्टीमेटली अगर सेलेक्ट होगा, तो वो कभी भी सर्विस डिलीवरी पुअर दे। अब आप सोचो, जो डॉक्टर पैसा देके डॉक्टर बन रहा है, पहले ही स्टेज में ब्राइबरी कर रहा है, आप सोच लो वो कैसा डॉक्टर बनेगा आगे चल के। तो बहुत बड़ा सवाल है। तो अल्टीमेटली कहा कि पुअर सर्विस डिलीवरी देगा, फिर स्कैम करेगा, एग्जाम का पोस्टपोनमेंट, अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ाता है आपका। सारा पैसा यार हम लोग ही तो टैक्स से दे रहे हैं, वो सबसे तो गवर्नमेंट रन कर रही है चीजों को। तो अल्टीमेटली पैसा का बर्बादी। फिर रिपीटेटिव अगर ऐसे इंस्टेंसेस आ जाएंगे चीटिंग वीटिंग के, तो ट्रस्ट डेफिसिट कितना ज्यादा नहीं हो जाएगा? फिर ये कह रहा है कि सोसाइटी पर भी इसका बहुत गलत असर पड़ता है। सोसाइटी के ह्यूमन रिसोर्सेज पर असर पड़ता है, ऑनेस्टी हार्डवर्क का लोग एकदम दाग लगा देते हैं। सोसाइटी भी पुअरली सर्व्ड होती है क्योंकि चीटिंग सारी चल रही है, करप्शन आप बढ़ा रहे हो। फिर एग्जामिनेशन सेंटर सर्विस प्रोवाइडर जो है, उनको मॉनेटरी गेन्स के लिए वो कंडक्ट कराते हैं एग्जामिनेशन। अब उनकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट सारा ही खत्म कर दोगे आप। तो कह रहे हैं कि एथिकल रीजनिंग क्या बनती है जब भी कोई पेपर में एग्जाम हो रहा है, तो उस पर एथिकल रीजनिंग क्या बनती है? चीटिंग के क्या प्रोसेस है? तो देखो, सोफोक्लेस होते थे, वो क्या बोलते थे? वो कहते थे कि आई वुड प्रेफर इवन टू फेल विद ऑनर देन बाय चीटिंग। कह रहे हैं इससे अच्छा फेल हो जाओ आप, उसमें ज्यादा इज्जत है। आप चीटिंग करके पास हो रहे हो, जीत रहे हो, तो वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो कह रहे हैं सबसे बड़ी बात क्या होती है आपकी ना, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स को वायलेट करता है। अब हम आज समझने वाले हैं इसी शब्द को कि डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स क्या होते हैं। देखो, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स में आप समझो कुछ ऐसा शब्द है ये, जिसमें कि ना आप एथिकल थ्योरीज का यूज करते हो और आप ना गलत में से सही निकालते हो। ठीक है, आप कैसे समझो? एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप कि जैसे ना एक व्यक्ति अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने एक चोर को मारा। ठीक है,
तो उसने मारा, तो यानी कि वैसे तो किसी को भी मारना गलत बात है ना, किसी को किल नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को फिजिकल वायलेंस नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उसको अपनी फैमिली के 4-5 मेंबर्स बचा रहे थे, तो उसने उसको मारा, उसने उसको थप्पड़ मारे, उसको फिजिकल उसके ऊपर वायलेंस करा। इसी को कहते हैं डेंटोलॉजिकल एथिक्स। कह रहा सबसे बड़ी बात ये होती है, स्टूडेंट्स हैव अडॉप्टेड अनफेयर मीन्स फॉर फेवरेबल एंड्स। अब जब उनके अंदर ये बात आ जाएगी ना, तो वो ये सोचेंगे कि यार ठीक है ना, करना क्या है, पढ़ाई लिखाई करके चीटिंग करेंगे काम हो जाएगा, पैसे देंगे काम हो जाएगा। फिर सेकंड आता है कि ये आपके यूटिलिटेरियनिज्म के भी खिलाफ है। कह रहा कैसे, कह रहा यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है। कह रहा यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब सबसे बड़ा ये है कि आपको, जैसे कोई भी चीज है, देर आर मॉरल रूल्स होते हैं ना, जैसे आप अगेंस्ट, आप मॉरल रूल्स में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, चुराना नहीं चाहिए, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो एन एक्ट विच इज राइट इफ एंड ओनली इफ इट इज रिजल्ट इन एटलीस्ट ओवरवेलमिंग, जिसमें सभी का हो, वो चीज तभी सही कहलाएगी ना। गाइस अब देखो, चीटिंग से क्या होगा, चीटिंग से सोसाइटी सर्व नहीं कर सकते आप सारे लोगों के इंटरेस्ट फुलफिल नहीं कर सकते हो, जो भी चीजों की नीडेड नॉलेज है। और देखो हमारा यूथ फटाफट कह देता है जी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, तो यार तुम पढ़ाई लिखाई करोगे तब तो मिलेगी, कुछ तो कुछ ऐसा करोगे। कितने सारे आपने मीम्स भी देखे होंगे कि एक बंदा एक बंदे से कह रहा है कि भाई जॉब्स नहीं मिलती, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी आ गई है। फिर वो बंदा उसको रिप्लाई में बोलता है कि तुम पढ़े लिखे तो बड़ा बन जाओ, एक स्पेलिंग सुनाने को बोलता है कि चलो 12th की स्पेलिंग सुनाओ, इंग्लिश में 12th को कैसे लिखते हैं। तो लाइक आप समझ रहे हो मेरी बात को कि दिस इज व्हाट इट इज। उसके बाद आप ना कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव वायलेट्स करते हो। तो कह रहा है इमैनुअल कांत ने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव पे बोला था, बट शुड एक्ट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स दैट कुड होल्ड एवरीवन, है ना, जब सबको होल्ड करके रखे, वही चीज रीजनेबल है। फिर जस्टिस एंड फेयरनेस प्रिंसिपल को आप हिला देते हो। चीटिंग से आप ह्यूमन लिबर्टी को छीनते हो, आप लोगों की इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को छीनते हो, आप एक अनजस्ट डिफरेंसेस को सपोर्ट कर रहे हो। और वर्चू एथिक्स का मतलब क्या होता है, आप ट्रस्ट को और लोगों के ट्रुथ को, एक्सीलेंस कैरेक्टर को ही खत्म करके रख दोगे और सोसाइटी को एक डिसऑनेस्ट सोसाइटी बना दोगे। तो कह रहा है ये कितना अच्छा है। फिर कह रहा है कि किसी भी एग्जाम में चीटिंग होती क्यों है, सबसे बड़ी बात कह रहा है क्योंकि बड़ा ही एम्बिग्यूअस एटीट्यूड है पेरेंट्स का, टीचर्स का, एक कल्चर है कि उन्होंने समझ ही लिया है कि अगर ना ठीक है बच्चा पढ़ाई लिखाई वाला ज्यादा नहीं है, पैसे दो, घूस दो और करवा लो काम, पढ़ने लिखने की ज्यादा क्या ही जरूरत है। ऐसा, एक तो ऐसा सा लोग सोचते हैं, अजीब सी थॉट्स हैं। फिर कॉम्पिटिटिव और सोसाइटल प्रेशर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि आपको सर्वाइवल के लिए अब ऐसा लगने लगा कि सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा हमारा। इतना ज्यादा जो असर है इन चीजों का उसकी वजह से होती है। फर्दर क्या होता है कि सक्सेस ही हमारा ना एक मेजरमेंट बन गया है, बच्चों का ग्रेड ही एक मेजरमेंट बन गया है। उन्होंने लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रिटी सीखी कि नहीं सीखी, लेकिन सबको 99% चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए। तो कह रहा है कि लोगों के मन में ना यही बातें आ गई हैं, जिसकी वजह से ना वो अब इन बातों को बिल्कुल बेकार मानते हैं, ऑनेस्टी वॉनेस्टी उनको समझ ही नहीं आती है। फिर कह रहा है डिलेड जस्टिस। कह रहा है एक जनरल परसेप्शन है कि जुडिशल सिस्टम क्योंकि बहुत स्लो, बड़ा इनफेक्टिव है, इससे अच्छा रिपरकशंस के फियर है ही नहीं किसी को, कि वो आराम से चीटिंग करवाते हैं, घूस देते हैं, अपना काम करवा लेते हैं। फिर हाई एंड टेक्नोलॉजी, चीटर्स के पास पूरा एक्सेस है बहुत सारे डिवाइसेस का, माइक्स में स्पाई कर लेते हैं, वो ब्लूटूथ डिवाइस घुसा देते हैं। इंस्टीट्यूशनल अपैथी है, बहुत कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है, और अप्रोप्रिएट पनिशमेंट है ही नहीं किसी चीज के लिए। फिर एम्बिशन एंड परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, स्टूडेंट इंटेंशनली चीट करते हैं, अनजस्ट एडवांटेज लेते हैं चीजों का। ऑल्ट्रिस्टिक चीटिंग यानी कि आप ये समझ लो अनफेयर तरीके से, ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को पास कराना है, पैसे दे दो। ऑल्ट्रिस्टिक मतलब आप दूसरे के बेनिफिट, बच्चे के बेनिफिट कराने के लिए, किसी का नुकसान हो कुछ हो, आप ये सब करने को तैयार हो जाते हो। फिर ये कह रहा है, एक क्वेश्चन उठाता है कि हाउ डज पीए 2024, जो अभी एक एक्ट आया है, वो कैसे अनफेयर मीन्स को रोक सकता है। कह रहा है उन्होंने सबसे पहले ना अनफेयर मीन्स को डिफाइन करा है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर आपने रॉन्गफुल तरीके से लिया है, लीक करा है पेपर, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, विलफुली, तो आप अल्टीमेटली तो आप फेक वेबसाइट्स के बना के कुछ कर लेते हो, तो आप सबसे पहले अनफेयर तरीका अपना चुके हो। फिर इसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए हैं कि ऐसे सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल होंगे, इसमें कोई बेल नहीं मिलेगी, कोई कंपाउंडेबल नहीं है, ये नॉन कंपाउंडेबल है, इस पर पेनल्टी लगेगी आपको, 3 से 5 साल की जेल हो सकती है, 10 लाख रुपए का आपको फाइन लग सकता है। जो सर्विस प्रोवाइडर होगा जिससे अनफेयर मीन्स यूज करा है, ये उसके लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए फाइन अप टू 1 करोड़ रुपीज, और 4 साल की जेल के लिए भी तैयार रहो, बीइंग बार्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years।
ऑर्गेनाइज क्राइम करा है, 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जमा कराओ। फिर पब्लिक एग्जामिनेशन में यहाँ बोला गया है कि पब्लिक एग्जामिनेशन में चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रीजनल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, चाहे वो बैंकिंग के आईबीपीएस हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो, सारे के सारे इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, अगर कोई भी ऐसा इवेंट देखने को मिला पुलिस पे रिपोर्ट करो, कहा साफ साफ कह रहे हैं। ऑफिसर जो भी रैंक से डीएसपी वीएसपी होंगे वो उनके अंडर के केस जाएगा ही जाएगा। फिर वे फॉरवर्ड में कह रहा है टेक्नोलॉजिकली बेस्ड सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। नई स्ट्रेटजी से क्या होगा, बेटर मैनेज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है गवर्नमेंट ने ना एक सेटअप करा है, हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी ऑन पब्लिक एग्जामिनेशन, ताकि वो प्रोटोकॉल्स को डेवलप कर पाए। फिर सोशल स्टिग्मा टुवर्ड्स चीटिंग भी बोला गया है। ना वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। रोल मॉडल्स तैयार करो ऐसे जो ना नेगेटिव एटीट्यूड लोगों के अंदर डालें कि अगर चीटिंग करोगे तो देखो क्या हाल हो जाएगा। और पेरेंट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पेरेंट्स ऐसे से सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। आपने बच्चे को पहले से ही दिन से सिखाना देना चाहते हो कि जिंदगी में बेटा चीटिंग से ही सब कुछ हो जाएगा, तो कर लो। यहाँ चला लोगे चीटिंग, लाइफ चीटिंग तो कभी भी नहीं कर पाओगे आप, और करके दिखाओ फिर देखो कैसे लाइफ आपको मजे चकाती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर गाइस अब नाउ देयर इज अ केस स्टडी जिसको हम सॉल्व करेंगे कि यू हैव बीन स्टडिंग फॉर अ पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, बट यू हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन पासिंग इट बाय वेरी स्मॉल मार्जिन। यू आर अप्रोच्ड बाय अ पर्सन हु इन्फॉर्म दैट ही वर्क्स एट एग्जामिनेशन सेंटर। मैं बताती हूँ इसमें कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए आपने पढ़ा, बहुत टाइम उसके लिए लगाया, बट आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बहुत कम मार्जिन से आप फेल हो गए। अब एक बंदा आपको अप्रोच कर रहा है, आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि अपकमिंग एग्जाम में मैं पास करा सकता हूँ और मैं कराता भी हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस के लिए बस मनी आपसे लूँगा, पैसे लूँगा, और मैं क्योंकि कभी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि मैं काम बड़े स्मॉल स्केल में कर रहा हूँ, तो मेरा कभी फंसना भी नहीं हो पाएगा। तो आप एक काम करो, आपको जो भी ऐसा लग रहा है आप एक काम करो, मेरे पास आओ और पैसे दो और मैं आपकी हेल्प करके आपको पास करा देता हूँ। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन करता है कि भाई साहब, पास तो तुम करा दोगे, लेकिन आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स एंड एथिकल कंसर्न्स पूछ रहा है वो। देखो स्टेक होल्डर कौन होगा इसमें, स्टूडेंट होगा, है ना। सबसे पहली बात स्टूडेंट होगा इसमें स्टेक होल्डर। इसके अलावा स्टेक होल्डर कौन होगा, पर्सन हु ऑफरिंग द चीट कोड्स, पर्सन हु ऑफरिंग चीट कोड जो आपको देने को तैयार है। फिर एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। स्टूडेंट्स पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं। जो टीचर्स हैं, फ्यूचर एम्प्लॉयर हैं, ये सारे के सारे आपके इसके अंदर आ गए। क्योंकि इफ द स्टूडेंट चीट्स एंड गेट अ जॉब दे नॉट क्वालिफाइड फॉर, ऐसा सोसाइटी को आप अल्टीमेटली बेवकूफ़ बना रहे हो, और क्या पब्लिक सर्विस डिलीवरी आप कर पाओगे। अब ऐसे में एथिकल कंसर्न्स क्या है, चीटिंग एक अनफेयर तरीका है, टेम्पटेशन बढ़ेगी और भी बच्चे ऐसा सोचेंगे, फिर आपका लेगा हर जगह ऐसे ही करने लग जाओगे, ब्राइवरी करने लग जाओगे, ट्रस्ट वर्दी नहीं रह जाओगे। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या पड़ेगा, वैल्यूएट द पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। पहले कॉन्सिक्वेंसेस तो मैंने समझा दिया ना आपको कि भाई आप लॉन्ग टर्म में भी हर जगह चीटिंग करोगे। पॉसिबल ऑप्शंस ये होंगे, रिफ्यूज टू ऑफर एंड रिपोर्ट द पर्सन टू द अथॉरिटी। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए था, करना ये चाहिए कि आप जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो साफ मना करते और अथॉरिटी को बात पहुंचा दे और दूसरे पेपर के लिए अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी सारी सिचुएशन अपने टीचर्स को बता दें। ठीक है। को आइडल कोर्स ऑफ एक्शन ये हो सकता है कि वो रिफ्यूज़ करे ऑफर को और सपोर्ट करे, अपनी अथॉरिटीज़ को जाके रिपोर्ट वगैरह करके बताओ। चीटिंग देखो एक रॉन्ग तरीका है, आप एजुकेशन की इंटीग्रिटी को नहीं समझ पाओगे और नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आप पूरी ज़िंदगी बस स्ट्रगल करोगे। तो स्टूडेंट में फीलिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर टू सक्सीड। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है वो अपने पेरेंट्स टीचर सबसे बात करके, क्योंकि चीटिंग कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बहुत सारे दूसरे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, उनका इस्तेमाल करता रहे जीवन में। So this is about this case study. This is how you need to solve this case study. Now the next and the last topic is AI and creativity. न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि म्यूजिक कंपोजर थे, उन्होंने एआई की मदद से जो सिंगर मर गए थे उनकी आवाज़ को रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। अब 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि एआई की वजह से 85 मिलियन जॉब सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएंगी बाय 2025 और 97 मिलियन जॉब्स नई आ जाएंगी। अब एआई आर्ट में भी अगर आ गया तो आप सोचो जो डिसीज सेलिब्रिटी हैं उसको तो आप बिल्कुल ही खत्म कर दोगे उनका। फिर एआई अगर आर्टिस्टिक प्रोसेसेस से इंटीग्रेट हुआ तो बहुत सारे एथिकल और लीगल बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर सकता है। तो कह रहा है देखो क्रिएटिव जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें ना पॉजिटिव एआई का क्या है कि इससे डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी,
क्रिएटिव वर्कफ्लो बढ़ेगा, आर्टिस्ट को बहुत हेल्प करेगा, जनरेट करेगा नए आइडियाज़, इनोवेटिव एक्सप्लोरेशन भी करेगा, कोलैबोरेटिव पेरेंटल्स भी कर सकता है, साथ साथ पोटेंशियल इसके अंदर ये भी है कि क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर देगा, एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ा देगा, ये बहुत सारे डिग्रीज की स्किल लेवल को, बैकग्राउंड को, सबको अच्छा करेगा, डेमोक्रेटाइज कर देगा इवन पार्टिसिपेशन इन आर्ट। ठीक है, मान लिया। लेकिन 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 इसके कुछ एथिकल क्राइसिस हैं। द वेरी फर्स्ट क्राइसिस इज आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी। अब आप सोचो, ये बहुत बड़ा कंसर्न होगा कि हम ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को कैसे कैसे प्रिजर्व करें। फिर कंसेंट एंड ओनरशिप। अब आप एआई की मदद से ना आप किसी से आर्टिस्ट से कुछ पूछोगे, ना उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करोगे, आप उसका पर्सनल डेटा चुराओगे अल्टीमेटली। फिर प्रिजर्वेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। एआई जो है हिस्टोरिकल वॉइसेस वगैरह को भी अगर रिवाइव करने लगा और प्रिजर्व जितने भी कल्चरल हेरिटेज, ये सारी चीज़ें थी, तो आप अल्टीमेटली ये देखोगे कि कमर्शियल गेन्स के लिए उनकी लेगेसीज को एक्सप्लॉइट करने पे लोग लग गए हैं। जैसे जो भी किया उन्होंने कांड, जो म्यूजिक कंपोजर थे, तो उन्होंने क्या करने की कोशिश करी, अल्टीमेटली अपने कमर्शियल गेन के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, है ना, वरना और क्या वजह हो सकती है। फिर इम्पैक्ट ऑन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन पे बहुत असर पड़ रहा है कि लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, रिलायंस ऑन फॉर्मुलेटिक अप्रोचेस, फिर ओवरसाइट करने की कोशिश कर रहे हो आप, लैक ऑफ रेगुलेटरी, आपके जितने भी ये नहीं लगाओगे मेजरमेंट अगर, तो इससे क्या होगा, सेफ गार्डिंग प्राइवेसी पे इशू आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने में मुसीबत आ रही है। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि आप एक काम करो, ट्रांसपेरेंसी एंड साथ ही साथ इंश्योर कर दो, डिस्क्लोज करो एआई ड्राइवन क्रिएटिव प्रोसेसेस को। सबसे पहले आप इन्फॉर्म कंसेंट लो सभी से और क्लियर कट पूरा उनसे बात करो, सभी इन्वॉल्व पार्टीज से। फिर आप ऑथेंटिसिटी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस पे ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जितना भी ह्यूमन क्रिएटर्स का कंट्रीब्यूशन है उसका रिस्पेक्ट ज़रूर रखना है। ऐसा ना हो उनका किया हुआ काम आपको एकदम दरकिनार करके आप उसको पूरी तरह से एआई बेस बना दो। फिर उसके बाद डेवलप करो कुछ एथिकल गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कंसेंट, ओनरशिप, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी को एड्रेस कर पाएँ, उससे रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएँ। रेगुलेटरी ओवरसाइट ज़रूर करनी है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को समझना है और पूरा ध्यान रखना है कि हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एजुकेशन, अवेयरनेस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। So guys, this is all about our ethics wala part. Now we'll discuss the next part in the next session, next video. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.